we are supposed to do. But we need to understand about ultrasonic waves and how we can determine its speed in a particular liquid medium. And जो प्रिंसिपल इसमें यूज करेंगे दैट इज ऑफ इंटरफेरेंस. तो जो डिवाइस का नेम है वो इंटरफेरोमीटर है एंड मोस्टली इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम इंटरफेरोमीटर बोलते हैं. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सॉर्ट ऑफ वो मेनली यही है अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि हम इसको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं एंड देन डेफिनेटली जो इंटरफेरेंस वाला पार्ट है वो भी पिक्चर में आ जाता है. तो जो मेजरिंग डिवाइस है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कुछ एक इशू आ सकते हैं इसमें बट स्टिल इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें. अगर आप देखो सो दिस इज सॉर्ट ऑफ डिवाइस, लेट मी पुट इन द कंप्लीट स्क्रीन. Okay, there are two components. One is this metallic part जिसके ऊपर ये माइक्रोमीटर भी बना हुआ है ना. ये हमारा मेन पार्ट है जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हो रही है. ओके एंड या कह लीजिए इंटरफेरेंस भी हमारा यहाँ पर होगा. ये जो साथ में बॉक्स रखा हुआ है जिसके ऊपर अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर लिखा हुआ है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है. वन जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अराउंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई कर. अगर आपने थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी हम किसी मटेरियल को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं या उसको डिफॉर्म करते हैं, कोई भी टर्म यूज कर लीजिए, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द अपोजिट फेसेस. और इनवर्स में क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं क्रिस्टल के अराउंड, तो जो क्रिस्टल है उसकी शेप चेंज हो जाती है. जब आप क्रिस्टल के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट लगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाओगे तब क्या होगा, उसकी शेप जो है कंप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड जो है वो डिफरेंट पार्ट करेगी. कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कभी एक्सपेंड करेगी, देन इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट अगेन, देन इट विल एक्सपेंड. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है इसकी वजह से विल हैव द प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव इन द लिक्विड फॉर्म. तो ये जो बेस है यहाँ पे हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऐसे होता है और बिल्कुल बेस के ऊपर जो एक रिलेटिवली लार्जर डायमीटर का सिलेंडर है उसके अंदर लिक्विड डालते हैं. ओके, रेस्ट इज द मेजरिंग पार्ट जिसका यूज करके हम करंट को मेजर करते हैं. इसके ऊपर एक जो अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर जिस पे लिखा है इसके ऊपर एक स्केल और बना हुआ है जिसका यूज करके हम करंट को नोट करते हैं. जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हो रही है ना उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है लिक्विड के अंदर, ऐसी सेटिंग है. उस करंट को हम यहाँ से मेजर करते हैं इस मीटर का यूज करके. और इस एक्सपेरिमेंट में अपना मेन जो रीडिंग लेना वाला पार्ट है उसमें क्या करना है कि आप इस स्क्रू की पोजीशन चेंज करते हो. कैन यू सी इट मूविंग? जो ऊपर जो दो एरो बने हैं ना, जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो ये मूव करता है. तो जब ये मूव करता है तो इसकी मोशन के साथ ये करंट कैसे चेंज हो रहा है वो नोट डाउन कर. ओके, तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा आपको. और ये एक तरह का स्क्रू गेज की तरह है सिस्टम जो है. ये जो सेटअप है, मेजरिंग सेटअप जो है स्क्रू गेज की तरह, यू कैन सी कि एक सर्कुलर स्केल है इसमें और एक लीनियर स्केल है. तो जिस मेथड से आप स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालते थे वही मेथड आपने यहाँ यूज करना. तो अगर आपने स्क्रू गेज अच्छे से नहीं किया तो ये भी नहीं कर पाओगे. तो आपने दो चीजें नोट करनी है. वन कि जो माइक्रोमीटर है इसकी पोजीशन क्या है, लेकिन पोजीशन कहाँ पे नोट करनी है, जब ये करंट है मैक्सिमम पहुंच जाता है. जब हम सेट करेंगे तब पता लगेगा आपको कि जो करंट है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा ऐसे होता है. तो जब करंट मैक्सिमम हो जाता है उस पोजीशन पे हमने माइक्रोमीटर की पोजीशन नोट डाउन करनी. तो पहले सेटअप को ऑन कर लो, स्टैंडर्ड प्रोसेस है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर सेट करना चाहो चेंज कर सकते हो.
वी कैन यूजली कीप इट एट 2 मेगाहर्ट्ज। अगर आपने लिक्विड चेंज करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट इट इज फाइन टू कीप इट एनी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल वी कैन कीप इट एसीटोन और इवन ग्लिसरीन एज वेल, ग्लिसरीन रख सकते हो। अगर आपने क्रॉस सेक्शन व्यू देखना चाहते हो, ये देख सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। है कुछ नहीं, यहाँ पे एक लिक्विड कॉलम ही है मेनली, और इसके बेस में क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है जिसपे हमने अल्टरनेटिंग आरएफ सोर्स लगाया। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये फ्रीक्वेंसी जो हम क्रिस्टल के अराउंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करोगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ क्रिस्टल ऑसिलेट करेगा, और वही फ्रीक्वेंसी के साथ अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होगी। ओके, तो अगर ग्राफ देखना, ग्राफ भी बना सकते हो, यहाँ पे इसके पिक रख सकते हो अपने साथ। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही ना, इसका रीजन है कि हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा सिस्टम को। जो भी सिग्नल आ रहा है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसकी गेन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो गेन के लिए दो स्विच बने हुए हैं यहाँ पे, एक गेन का, दूसरा एडजस्टमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, गेन इंक्रीज कर, कैन यू सी नाउ इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू। तो कहीं बीच में से ले आओ, इसको 50 के करीब लेके आ सकते हो। उसके बाद ये देखोगे कि ये कुछ एरर दे रहा है। एरर को सेट करने के लिए इसने बोला है कि जो एडजस्टमेंट की वैल्यू गेन से ज़्यादा है, तो जो इसके साथ बटन है, इसको जब प्रेस करोगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा सा इंक्रीज करते ही काम चल जाता है इसमें। ओके, तो इसमें बहुत डिफिकल्ट सेटिंग नहीं है। अब आपका सेट हो गया सिस्टम लगभग। तो अब आपने क्या करना है, यू कीप मूविंग माइक्रोमीटर एंड कीप ए आई ऑन द दिस डिफ्लेक्टर। ये नोट डाउन करने के लिए जब करंट मैक्सिमम आ गया तब आपने रुक जाना है और फिर माइक्रोमीटर की रीडिंग नोट कर लेनी है। ये ध्यान रखना कि आपने कंजक्टिव मैक्सिमाज लेने हैं, कि आपने रोटेट करते गए एक मैक्सिमा आ गया, फिर रोटेट करते गए फिर मैक्सिमा आ गया। सो ये आपने कंजक्टिव रीडिंग्स लेनी है, बीच में मैक्सिमा मिस नहीं करने, और एक ही डायरेक्शन में इसको मूव करना है। अगर आप माइक्रोमीटर को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो कंटिन्यूसली ऊपर रखो, और नीचे की तरफ लेके जा रहे हो तो कंटिन्यूसली नीचे रखना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक ए मोशन, ये वाला इग्नोर कर देते हैं, नेक्स्ट रीडिंग पे काम करेंगे। It is moving, increasing, 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 and now it will start to go back. तो हम यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट करेंगे, which is starting going back ना। तो यहाँ पे आपने माइक्रोमीटर की पोजीशन नोट करनी है, ऊपर इसका एनलार्ज्ड व्यू है, वहां से रीडिंग नोट कर लोगे। फिर आप इसकी मोशन को कंटिन्यू करोगे, गोइंग टू मिनिमा, कोई इशू नहीं है, जाने दो। देन कीप रोटेटिंग, कीप ए आई ऑन द डिफ्लेक्टर एंड फिगर इट आउट कि मैक्सिमा कब आएगा, दैट वी हैव टू नोट डाउन। इसमें डिफ्लेक्शन काफ़ी कम हो रही है, तो उस केस में आप इसकी गेन को बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है ना, ओके, यहाँ पे रीडिंग नोट डाउन हो जाएगी इसकी। देन यू कैन कंटिन्यू। फिर मैक्सिमा की तरफ गया, तो जब मैक्सिमम आ गया तब आप रीडिंग नोट कर लो। अब आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू काफी कम है ना, उसका कारण है कि जो हमने गेन और एडजस्टमेंट है सही सेट नहीं किया। अगर आप इसकी वैल्यू सही सेट कर दो तो ये करंट की वैल्यू काफी लार्ज हो जाती है, बट वो इतना मेजर इशू नहीं है, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं कि करंट कितना ज्यादा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि करंट किस पोजीशन पर मैक्सिमम है, वो पोजीशन नोट डाउन करनी है। तो इस तरह से आप अबाउट 10 रीडिंग नोट डाउन करोगे, और उन 10 रीडिंग के बेस पे आप कैलकुलेशन करोगे। तो आपने करना क्या है, जो जैसे बम्प से बने हैं ना, जैसे ग्राफ में दिखाया हुआ है, तो ये 10 रीडिंग आपके पास इनकी मैक्सिमम की पोजीशन की हो जाएगी। तो आपने इन कंजक्टिव मैक्सिमास के बीच का डिफरेंस निकालना। ओके, जो भी कंजक्टिव पहली और दूसरी के बीच के डिफरेंस ले लो, दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का, इन सब का डिफरेंस नोट डाउन करके आप एक वैल्यू निकालोगे, उन सब का मीन लेना।
ओके, उसके मीन से कैलकुलेशन होगी आगे, 3 या 4 लाइन की कैलकुलेशन। ओके, तो इसमें किसी को डाउट बिफोर गोइंग टू द कैलकुलेशन पार्ट? नो सर। Is there any question? सर ये क्रिस्टल को कंप्रेस करने से या इसको मतलब वो कंप्रेस करने से इसकी शेप चेंज करने से कैसे इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं? अल्ट्रासोनिक वेव है क्या, एक तरह से ना वाइब्रेशन ही है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी एयर के अंदर एक तरह से फ्लक्चुएशन प्रोपोगेट हो रही है। तो जैसे आप मान लीजिए हाथ में मेटल का पीस रख लो और उसको अगर आप स्ट्रॉन्गली जर्क देते हो तो वो भी एक तरह की वेव प्रोड्यूस करेगा मीडियम के अंदर। अब क्वेश्चन है कि जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेट क्यों कर रहा है जब आप उसके अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हो। तो उसके लिए पहले आप इनवर्स समझ लो, जो डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो समझ सकते हो कि सभी क्रिस्टल के लिए पॉसिबल नहीं होता ये, कुछ एक क्रिस्टल के लिए ही होता है। और उन क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट इज चार्ज एसिमेट्री, कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिकल है। तो जब हम उस पर पहले तो वो क्रिस्टल न्यूट्रल है टोटली, क्योंकि चार्ज जो है हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि जब आप उसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर सेपरेट हो गए तो क्या हुआ, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बन गया ना। तो ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रीजन है। और सेम ही आर्ग्यूमेंट आपका इन्वर्स पे चलता है कि जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही आपने बाहर से पोटेंशियल हटाया उसकी टेंडेंसी रहेगी वापस आए, फिर दोबारा से लग गया फिर वो एक्सपेंड कर जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी पोटेंशियल लगाने की। ओके, तो मेनली जो रीजन है वो क्रिस्टल का एसिमेट्रिकल नेचर है जिसकी वजह से ये फीचर ऑब्जर्व होती है। और सर ये रीडिंग में सर आपने गेन को सबसे पहले बढ़ा के मतलब 50 के आसपास कर लिया, उसके बाद फिर सर आपने क्या किया, एडजस्टमेंट को सर क्यों इधर राइट लेफ्ट मतलब किया, एडजस्टमेंट को करने एडजस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि वो उसको रीड कर पाए हमारा, अदरवाइज सेटअप चलेगा नहीं। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो वो एरर मैसेज दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस इस पे जाएं तो फॉर एग्जांपल मैंने रीसेट कर दिया, देन वी पावर इट ऑन, फिर हम इसकी गेन को बढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ पे राइट साइड में देखिए क्रॉस का साइन आ रहा है ना, ये क्लियर बता रहा है आपको कि एडजस्टमेंट की वैल्यू थोड़ा लार्ज करो। ओके, तो एडजस्टमेंट की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, गेन की वैल्यू फर्दर बढ़ा सकते हो, बट इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इसको कोई रूल नहीं है कि कितना रखना है, इट शुड बी हायर, दैट्स ऑल। उसके बाद सिंपली आपको इसकी वैल्यूज को पोजीशन को चेंज करना। ये सर है क्या, ये गेन और एडजस्टमेंट और फिर ये जो स्क्रू ये मतलब ये घुमा रहे हैं हम लोग, तो स्क्रू गेज इससे सर हो क्या रहा है, ये सब है नहीं, क्या? आपने बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ी इसकी। सर थ्योरी तो पढ़ी है कि हम लोग सर अलग अलग मीडियम्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड को नापते हाँ, हैं, अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं, सब पढ़ा, लेकिन सर पूरे की पूरी थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ी कि मैं उसका वाइवा दे नहीं सकूं। वाइवा नहीं बच्चे, इसलिए सर एटलीस्ट थ्योरी बहुत पढ़ी है, एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने बहुत जा रहे पढ़ी हैं है। तो कुछ तो पता होना हाँ चाहिए जी ना हमें। पढ़ी है, हाँ जी पढ़ी है मैंने, लेकिन ये पूरे जो ये सेटअप है इसके बारे में एकदम डिटेल में सर एकदम ऐसे नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेना, कोई इशू नहीं। बता दीजिए सर इसमें गेन और एडजस्टमेंट और ये मीटर का क्या काम हो रहा हाँ, इनके उसमें आपको मैनुअल में नहीं मिलेगा। इसका आप यूँ कह सकते हो, अगर आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझना है तो कोई भी सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक मेजरेबल रेंज में होना चाहिए। कोई भी डिवाइस तभी मेजर कर सकता है अगर उसकी लिमिट में आता है करंट या सिग्नल जो भी है। तो जो ये अल्ट्रासोनिक डिवाइस है इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहा है अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से काफ़ी स्मॉल स्ट्रेंथ का होता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि उसको हम मेजर कर पाएँ तो हमें उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो जो गेन है वो सॉर्ट ऑफ एम्पलीफाई कर रही है, और जो एडजस्टमेंट है मेनली उसको रेंज में लेके आने के लिए। तो मेनली हमारा गेन का काम है। इसका हालांकि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ ही है,
अगर आप फाइन डिटेल में जाएंगे तो सेम रेंज में ही सिमिलर मैसेज ही निकलेगा। बट सिर्फ आप गेन का अगर मीनिंग लेना चाहो तो उसका पर्पज यही है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, दैट वी कैन मेजर इट। ठीक है, बाकी इस डिवाइस के अंदर क्या लिखा है मैनुअल के अंदर डिटेल में गिवन है, तो एक बार जरूर पढ़ो आप, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आएगी। जो मेन कंपोनेंट है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लिक्विड कॉलम है और एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। रिफ्लेक्टर का पर्पज है स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए, सेकंड वेव प्रोड्यूस करना, क्योंकि इंटरफेरेंस तो तभी होगा ना जब हमारी एक से ज़्यादा वेव हो। तो क्रिस्टल से तो एक ही वेव निकल रही है, बट वी नीड अनदर वेव एज वेल। तो वो वेव जो है वो रिफ्लेक्टर्स के साथ रिफ्लेक्ट करके मिलती है, और जब कोई दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए इंटरफेयर करती है देन विल गेट द स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है या जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट यूज होता है, सो दैट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। ग्राफ एक बार सर दिखाइएगा, जो ग्राफ आपने भी बनाया था। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं, देन यू कैन कीप रोटेटिंग दिस वन। तो यहाँ पे मेनली डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो करंट है वो, तो मेनली ये जो पोजीशन है ना मैक्सिमास वाली, जो छोटे छोटे मैक्सिमास बन रहे हैं, इन पोजीशन में हम इंटरेस्टेड होते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो फिर इन जो पोजीशन है सर, इनके बीच का जो डिस्टेंस जैसे निकाल लेंगे तो सारे डिस्टेंस निकाल के फिर उनका मीन निकाल के मतलब मीन डिस्टेंस ले लेना है। हाँ बिल्कुल, अभी कैलकुलेशन की बात करते हैं, लेकिन पहले अगर रीडिंग लेने में कोई इश्यू है, कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा, दैट वी कैन डिस्कस, उसके बाद ओके कैलकुलेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके सर, अभी तो ठीक है, अभी क्लियर है। ओके, एनीवन एल्स? Okay, if not, then I'll close it, and then we can go to calculation part. ओके, तो इसमें सेटअप के बारे में बताया हुआ है क्या क्या चीज़ कहाँ पे लगी हुई है, सो यू कैन कंपोनेंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट पार्ट का क्या पर्पज है, तो यू मस्ट गो थ्रू दिस। हम बात कर रहे थे कि कैलकुलेशन में क्या करना है। तो जब आप रीडिंग लोगे, लिस्ट काउंट तो सबसे पहले निकालना ही है, स्टेप वाइज इसमें लिखा भी है। क्या करते हैं हम, हमारी ऐसी टेबल बनेगी, ये हैव द करंट मैक्सिमास, पहला मैक्सिमा, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन, उनकी पोजीशन क्या है सेकंड कॉलम में आ रहा है, एंड फिर जो हम कंजक्टिव मैक्सिमास की पोजीशन का डिफरेंस लेते हैं वो थर्ड कॉलम में आ रहा है। उसके बाद हम सभी डीज का मीन लेंगे, जितने भी डी की वैल्यू आएगी ना डिफरेंसेस की, उनका मीन लेना है, दैट विल बी दिस डी, एंड दिस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब क्लियर होगा ये लैम्डा बाई टू क्यों आ रहा है। इस कंजक्टिव मैक्सिमास के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन है वैसे ही। ओके, तो यहाँ से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी, वेवलेंथ मिलने के बाद आप इजली वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है, जैसे ये जो मैनुअल में लिखा है वो 2 मेगा हर्ट्ज के अकॉर्डिंग किया हुआ है। आप क्या यूज करते हो सेटअप में वो आपकी मर्जी है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो ऊपर वेवलेंथ निकाली है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वेलोसिटी इन दैट पार्टिकुलर। तो हार्डली 3 लाइन की कैलकुलेशन है। ओके, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? ये सर जो मीन एक बार जो लिखा था ना न्यूमरेटर में, वो सर सेकंड लास्ट वैल्यू तक ही का लेना है ना, सेकंड लास्ट वैल्यू तक सिर्फ हाँ, नाइन्थ जैसे वाली जो अगर आपकी 10 रीडिंग्स है तो आपकी डी की वैल्यू 9 आएगी, है ना। अगर आप 10 रीडिंग्स ले रहे हो एक्स की, या 10 मैक्सिमा नोट डाउन कर रहे हो, तो जो डी की वैल्यू वो 9 आएगी ना।
तो 9 का यूज़ करके ही मैक्सिम आएगा। ओके सर। ठीक है, तो आई थिंक बेटर क्लैरिटी तब होगी जब आप इसको करोगे। एक्सपेरिमेंट में हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा कैलकुलेशन मिला के। तो व्हाट आई सजेस्ट कि जो अपने अभी लैब का टाइम है उसके दौरान इस पर टाइम स्पेंड करो एंड ट्राई टू कंप्लीट इट। एटलीस्ट रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, साथ साथ आप जो भी चीज़ की थ्योरी पढ़नी है, अपरेटस को समझना है, वो साथ साथ करते रहना। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना डिस्कशन यहीं ख़त्म करेंगे, बट यू ऑल कंटिन्यू विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और कोशिश कीजिए कि शाम तक मुझे बताना कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, रीडिंग क्या है आपकी। अगर कोई इशू है तो वो भी शेयर करना। इज इट फाइन? Yes, sir. यस। ओके, सो लेट मी नो बाय ईमेल। लिंक कॉपी कर लेना बच्चे आप इससे, वैसे मैं क्लासरूम पे शेयर करूंगा अभी, बट स्टिल यहाँ पे कॉपी कर लो आप लिंक को।